सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि हम जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एंड देन फाइनली आज हम देखने जा रहे हैं कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ द साउथ अफ्रीका, जो है तीसरा चैप्टर। थर्ड चैप्टर का वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है और 2023 और 24 के हिसाब से ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप सभी लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो अगर आप सभी लोग ईपी फैमिली पे जुड़ते हैं नोट्स के लिए, तो आप सभी को यहाँ पे नोट्स मिल जाते हैं अच्छे खासे। एंड देन उसके बाद अगर आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे है तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब ये तो एक इन्फॉर्मेशन वाली बात थी। बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर का टॉपिक क्या रहेगा, इस पूरे चैप्टर में आपको सीखने को क्या मिलेगा। सो we will try to understand the nature of the conflict and cooperation among the different country of the region सॉरी। हम जितने भी क्या कहते हैं इस चैप्टर के अंदर मतलब जो भी एरियाज़ के बारे में, जो भी कंट्रीज़ के बारे में बता रखा है, उन सभी कंट्री से हम जानेंगे कि एक तो उनका भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है, द्वेष क्या है, और उसके साथ उनके सहयोग यानी कि संबंध भी किस प्रकार के सिचुएटेड हैं। we will introduce the region and domestic politics of some of the big country in this region। इस चैप्टर में ये भी पढ़ने की कोशिश करी जाएगी जिस चैप्टर के बारे में हम समझेंगे, जैसे कि कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है तो इसमें कुछ 3-4 कंट्रीज़ है जिनके बारे में, जो भारत की बाउंड्री से टच में है, भारत के साथ उनके दिक्कत भी चल रही है, भारत के साथ उन्होंने कोऑपरेशन भी करा है, तो हम उनकी थोड़ी बहुत राजनीति भी जानेंगे। तो एक और चीज़ जो मैंने इस स्लाइड में नहीं डाली है दोस्तों, वो क्या है, वो है कि जो नए टॉपिक इस चैप्टर में ऐड हुए हैं वो भी इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करी जाएगी। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसे हम कवर कर लेंगे। आइए बात करते हैं कि साउथ एशिया की कंट्री में जो भारत की सीमाओं से टच हैं और जो इस चैप्टर में बताया गया है वो कौन कौन सा है। तो पहला अफगानिस्तान, आप देख सकते हो यहाँ से, ये जस्ट नैरो बाउंड्री से यहाँ से टच में है। देन पाकिस्तान, देन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। तो इस एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको अफगानिस्तान की कंट्री के साथ भारत का ना तो कॉन्फ्लिक्ट दिया हुआ है, ना तो भारत का कोऑपरेशन दिया हुआ है, और ना ही अफगानिस्तान की कंट्री के अंदर किस तरीके से राजनीति चल रही है वो दिया हुआ है। बीच में अफगानिस्तान की कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो बड़े इश्यूज़ हाईलाइट हो रहे थे, वो आपको मतलब वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है, जो बच्चे पीसीएस की, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उन्हें उसमें जानने को मिलता है। तो हम उतना नहीं जानेंगे, हम सिर्फ 12th क्लास की एनसीईआरटी से कनेक्ट करेंगे और साथ में थोड़ा बहुत उसको वहाँ तक कनेक्ट करेंगे कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल सके। तो एक एक करके ना वीडियो लेक्चर सीरीज आती रहेंगी और एक एक करके आपको सारे चैप्टर के बारे में पता चलता रहेगा कि इन कंट्रियों की कैसी पॉलिटिक्स है, कैसी राजनीति है, और इस कंट्री में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, भारत का इनके साथ किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट था, और अंत में भारत ने इन कंट्रियों के साथ सहयोग कैसे किया। चलिए ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट हमारे प्रिय क्या कहते हैं पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में। न्यूज़ मीडिया इनके बारे में बोलते बोलते थकता नहीं है। कंपैरिजन हम लोग हर बार इनसे करते हैं और दिखाने की कोशिश करी जाती है कि देखो पाकिस्तान के अंदर इतना गंदा हो रहा है और भारत के साथ इतना अच्छा हो रहा है ना। पड़ोसी मुल्क है, कुछ दिल में दरारें थी जो इन्होंने हमें दी और आज भी वो दर्द जो है वो होता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ओके, सो ये है आपका इंडिया। मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ। 1947 आज़ादी के बाद आपको पता होगा कि 2 पाकिस्तान बनाए गए थे, क्योंकि बोला गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कि जो जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो इस हिसाब से ये वेस्ट पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा बना वेस्ट पाकिस्तान, और ये वाला ईस्ट पाकिस्तान। तो 1947 आज़ादी के बाद हम कह सकते हैं कि 2 पाकिस्तान हमें देखने को मिले थे। तो सबसे पहले तो यहाँ की राजनीति की बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोकतंत्र रहा काफ़ी सालों तक, और लोकतंत्र के साथ साथ सेना का तंत्र भी आया। तो वो क्या है दोस्तों, देखिए, तो आप इसका लैंडमार्क देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो पंजाबी मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, सिंधी लोग रहते हैं यहाँ पे, इंग्लिश उर्दू ज़्यादा बोली जाती है यहाँ पे। लार्जेस्ट सिटी कराची है, कैपिटल इसकी क्या कहते हैं इस्लामाबाद है। प्रेजेंट टाइम पे इमरान खान इसके हेड नहीं है, प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन भी ये नहीं है, ये लास्ट ईयर का डला हुआ है, लेकिन मैं आपको नया भी बता दूंगा कि नए अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जाना क्या है कि इस्लामाबाद का आप कैपिटल देख लीजिए, लार्जेस्ट सिटी देख लीजिए,
लैंग्वेज देख लीजिए, रिलीजन देख लीजिए, कौन कौन सी सोसाइटी, कौन कौन से ग्रुप ज़्यादातर रहते हैं यहाँ पे, और धर्म, इस्लाम धर्म यहाँ पे ऑफिशियल है। हिंदू यहाँ पे 1.8% रहता है। कितना शॉकिंग न्यूज़ है कि यहाँ हिंदू भी क्रिश्चियंस भी रहते हैं 1.6%, 0.6% अलग कंट्री के, अलग डोमिनेंस ग्रुप के लोग रहते हैं। ओके, सो अब अगर हम भारत की पाकिस्तान की आज़ादी से बात करें तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जिन्ना बनाए गए, क्योंकि जिन्ना की वजह से टू नेशन थ्योरी सामने आई, और टू नेशन थ्योरी सामने आने के बाद इनको गवर्नर बनाया गया। लेकिन भारत के पहले जो पाकिस्तान प्रेसिडेंट बने उन्हें हम इस्कंदर अली मिर्ज़ा के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं उस टाइम पीरियड पे मोहम्मद अली जो थे वहाँ के क्या कहते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं ये इमेजेस क्यों दिखा रहा हूँ और मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी सेकंड प्रेसिडेंट बने थे अयूब खान, और उस टाइम पीरियड पे आपके जो पीएम थे वो कोई और थे। अब पता है इस कंट्री का सबसे बड़ा लॉस क्या रहा, जो एनसीईआरटी में ना उसको सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है, और हमने इस वीडियो के अंदर बड़ा डिटेल वाइज कवर करने की कोशिश करी हुई है। बच्चे को ना नोट्स बना लेना, आप सभी लोग नोट्स बना लोगे तो फिर आप काफ़ी हद तक ना इसको समझ पाओगे। आप काफ़ी हद तक कैसे समझ पाओगे मैं आपको बता दूँ। देखो, पाकिस्तान के अंदर कभी राष्ट्रपति की चली, कभी प्रधानमंत्री की चली, और कभी अगर जो राष्ट्रपति था वही सेना का हेड बन गया तो सेना का हेड बनने के बावजूद फिर उसकी चली। तो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि किस टाइम पीरियड में कौन आया, और जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और उस समय उसकी पोस्ट क्या थी। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए ये वाला पार्ट समझ में नहीं आता किसी को। सो लेट्स टॉक विद दिस। जब मेजर जनरल थे ये इस्कंदर अली मिर्ज़ा, तो आप देखोगे उस टाइम पीरियड पे रिपब्लिकन पार्टी से थे ये, और प्राइम मिनिस्टर आप देख सकते हो अली करके कुछ नाम था उनका, उस टाइम पे ये थे। देन उसके बाद कई टाइम पीरियड तक फील्ड मार्शल, यही फील्ड मार्शल आर्मी के हेड अयूब खान यहाँ पे क्या बनते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनके कार्यकाल में अगर आप देखें तो इनके कार्यकाल के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री था ही नहीं। जैसे हमारे भारत के अंदर है ना कि जब राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति नामात्र मुखिया होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की चलती है, और प्रधानमंत्री तो कंटिन्यू हमारे भारत में रहे हैं, राष्ट्रपति भी कंटिन्यू रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र काफ़ी स्टेबल था। अगर आप इनके देश का लोकतंत्र देखें तो जब तक ये थे, कब तक थे ये थे 1958 से लेकर 1965 तक, इस टाइम पीरियड पे थे ये। तो इस टाइम पीरियड पे जब तक ये थे तो उस समय तक यहाँ पे आर्मी की चलती रही, देख सकते हो, और कुछ समय पे मुस्लिम लीग की पार्टी और ये लोग इनकी आपस में चलती रही, मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। देन उसके बाद नए प्रेसिडेंट बनते हैं जनरल अयूब खान। अब ये भी जनरल ही थे। अब अयूब खान के टाइम पीरियड पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अमीन करके इनका नाम है जो प्रधानमंत्री बनते हैं। अब दैट इज़ नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, ये मेंशन ही नहीं है, बस लिखा हुआ है कि अयूब खान का कार्यकाल 1917 से लेकर 77 के बीच में है, लेकिन 1969 से लेकर 71 तक ये पावर में रहते हैं। यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पीरियड में अयूब खान जो थे वो कहीं ना कहीं आप कह सकता हूँ शिमला एग्रीमेंट में भी नहीं आ पाए थे। अयूब खान कांड करके चले गए थे, आपको पता है, बांग्लादेश वाला हमने पहले भी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, फिर आप कह सकते हो कि जनरल अयूब खान, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जनरल अयूब खान took over the administration of Pakistan after adopting the first constitution। अच्छी बात ये थी कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने थे उस समय कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से नहीं बना था, लेकिन जब अयूब खान थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने, और सॉरी प्रेसिडेंट बने, ये प्रेसिडेंट है याद रखना, प्रेसिडेंट सेकंड प्रेसिडेंट, तो इन्होंने संविधान को बना दिया था और संविधान को लागू भी करवा दिया था। लेकिन इनके टाइम पीरियड पे आर्मी भी इनके अंडर में थी और चलती भी इनकी थी, तो आप कह सकते हो कि संविधान नामात्र हो सकता है। ठीक है, अयूब खान ने अपना ऑफिस गिव अप कर दिया क्योंकि इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा असंतोष, जैसे हम डिससेटिस्फैक्शन कहते हैं, वो हो रहा था। इसलिए नई पोस्ट पे कौन आएगा दोस्तों? जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान भी जनरल ही थे, और आपको पता है बांग्लादेश का क्राइसिस इनकी वजह से हुआ था, क्योंकि 1971 के अंदर बांग्लादेश के अंदर मुजीबुर रहमान की सरकार बन गई थी और अयूब खान को चीज़ पसंद नहीं आई थी। इसी वजह से बांग्लादेश का वॉर जो था वो हुआ और उसको हमने जिताया। इसके बारे में हमने आपको अपनी जो पहली लेक्चर्स हुए थे पहले भी, उसके अंदर हमने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया हुआ है, जो इंडिया वाली बुक आपने पढ़ी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना उसमें शेख मुजीबुर रहमान ये वही थे जो बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन यहाँ पे जनरल अयूब खान को ये पसंद नहीं आया था कि बांग्लादेश का भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाएगा।
बाद में इनकी हत्या कर दी गई 72 के अंदर, और उसके बाद क्या कहते हैं पूरे के पूरे ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की डिमांड चालू हो गई थी। अच्छा, तो जैसे ही अयूब खान ने ये कांड करा, बांग्लादेश क्राइसिस करा, तो हमने तो इंदिरा गांधी सरकार ने उनकी मदद करी पूरी तरीके से, उसको जिता दिया और फिर उनको बांग्लादेश बना के दिया। तो 90,000 सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था। तो 90,000 सैनिकों को बंदी बनाने की वजह से जनरल अयूब खान जो थे पोस्ट से हटे, क्योंकि वो वॉर हार गए थे, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर नए प्रेसिडेंट चुने गए। और ये जो प्रेसिडेंट थे जुल्फ़ अली कार भुट्टो, आप ये देख सकते हो। अब जुल्फ़ अली कार भुट्टो के टाइम पीरियड पे भी आप कह सकते हो यही प्रधानमंत्री थे और यही राष्ट्रपति थे। देख रहे हो, यही प्रधान, क्योंकि देखो ना प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो वेकेंट पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे है ही नहीं कोई। तो इस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं कि 20 सितंबर 1971 से लेके 13 अगस्त 1973 तक ये पावर में थे। दोस्तों, अब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति का इलेक्शन भी हुआ था, जैसे हमारे इंडिया के अंदर तो सेपरेट इलेक्शन होता है। यहाँ का थोड़ा आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिमला एग्रीमेंट, जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 3 जुलाई 1972 के अंदर, उस टाइम पीरियड में जुल्फ़ अली खान भुट्टो पावर में थे। और इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो 90,000 सैनिकों को छुड़ाने के लिए हमारे शिमला आए थे। तो उस समय बेनज़ीर भुट्टो भी इनके साथ आई थी, बहुत छोटी थी वो आई थी। तो आपको बस क्या याद रखना है, जुल्फ़ अली खान भुट्टो का टाइम पीरियड 91 से लेकर 77 तक था। और यहाँ पे कैसे था ये एनसीईआरटी में ये नहीं बताया हुआ कैसे था, पर मैंने यहाँ डिटेल में दे दिया। क्या हुआ कि 71 में पावर में थे वो, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन नहीं थी। तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी तो सारी पावर इन्हीं के पास थी। लेकिन जब ये राष्ट्रपति की पोस्ट से हटे और फैजल इलाही चौधरी आए, तो उस टाइम पीरियड पे ये राष्ट्रपति तो थे, लेकिन प्रधानमंत्री की पावर इनके पास थी। ये भुट्टो देखो लिखा हुआ, जुल्फ़ अली खान भुट्टो। तो इस हिसाब से एनसीईआरटी ने पूरा कैलकुलेशन दे दिया कि 1971 से लेकर 1977 तक इनकी पावर जो है सत्ता में रहेगी। तो इस हिसाब से काफ़ी लंबे समय तक जो जुल्फ़ अली खान भुट्टो है, उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता में काफ़ी रूल करा। इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव में रहे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है कि जुल्फ़ अली खान भुट्टो ने अपने लीडरशिप को इतने टाइम तक चमकाए रखा, कुछ टाइम तक प्रधानमंत्री बनकर और कुछ टाइम तक राष्ट्रपति बनकर। तो उसके बाद दोस्तों कौन आते हैं, उसके बाद जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक। अब देखो इनके टाइम पीरियड पर जुनेजो जो है वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उस टाइम पे जनरल की पोस्ट पे थे। तो जनरल की पोस्ट पे जुल्फ़ अली खान भुट्टो हटे क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी चल रही थी क्योंकि पहले प्रेसिडेंट भी थे वो। तो 77 में ये हटे, इनकी सरकार हटाई गई और उसके बाद मोहम्मद ज़िया उल हक इनको बनाया गया। तो मोहम्मद ज़िया उल हक पहले व्यक्ति थे, आप देख सकते हो, जिन्होंने प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट करा। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सपोर्ट करना ज़रूरी है। एक पहले थे, सबसे पहले सेकंड नंबर पे उन्होंने संविधान बना दिया, लेकिन ये थे जो मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन्हीं टाइम पीरियड पे। और जनता ये कहने लगी कि यार पाकिस्तान के अंदर कभी तो आर्मी रहती है, कभी कोई रहता है, तो ऐसे तो चल ही नहीं पाएगा ना, ऐसे काम ही नहीं हो पाएगा। तो जनता ने वहाँ पे कहा कि हमें डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश करनी चाहिए, नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लोगों को बराबरी का मौका नहीं मिल पाएगा, लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो कैसे चलेगा। सो दैट इज़ वाई आप ये कह सकते हो कि इनके जाने के बाद फिर यहाँ पे काफ़ी लिस्ट है जो एनसीईआरटी वालों ने मिसिंग कर दी पूरी तरीके से। एनसीईआरटी वालों ने बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन इस टाइम पीरियड पे राष्ट्रपति बने, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति जनरल नहीं बना। उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी अच्छी तरीके से चली। अब प्राइम मिनिस्टर की जो काफ़ी अच्छे तरीके से चली, तो इसके टाइम जो मोहम्मद ज़िया उल हक है ना, इसके बाद का टाइम पीरियड आप कह सकते हैं कि कोई भी जनरल नहीं था। जनरल की फिर पोस्ट पूरी अलग तरीके से ऑफिसर्स को दी जाने लग गई और पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा अच्छी चली। अब प्राइम मिनिस्टर में कौन कौन आया आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है भुट्टो। अब भुट्टो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड लिखा हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड। भुट्टो, खैलीद और शरीफ, इन्होंने तीनों ने मिलके पार्टी बनाई। इस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति फारूक लहरी जो थे ये थे। मोहम्मद रफ़की तरार इस टाइम पीरियड में क्या कहते हैं, शरीफ करके जो नवाज शरीफ, ये क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बने रहे थे। तो ये एनसीईआरटी के अंदर अब दे रखा है कि
1988 से लेकर 1947 ये बेनज़ीर भुट्टो जो है जुल्फ़ अली खान भुट्टो की बेटी है और उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक सत्ता को चलाया। एंड देन उसके बाद 12वें नंबर पे, 14वें नंबर पे, 20वें नंबर पे नवाज शरीफ जो थे ये काफ़ी लंबे समय तक पावर में रहते हैं और राष्ट्रपति की नहीं प्रधानमंत्री की यहाँ पे चलती है। लेकिन फिर किसी कारणवश क्या होता है, जनरल परवेज मुशर्रफ ये राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा का सेना का शासन आ जाता है और सेना का शासन होने के बाद जितने भी पीएम आए वो किसी काम के नहीं थे। तो 1999 से लेके 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ इतना लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति का कभी नहीं रहा और इतने लंबे समय तक वहाँ पे आर्मी बनी रही, ये कभी किसी के इतिहास में नहीं रहा, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा किया। सो दैट इज़ कुछ सिलेक्टेड लोगों के नेम हैं, आप लिस्ट बनाते चलना, लिखते चलना कि कौन कब था, कौन कैसे था। इससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी होती चली जाएगी कि कौन राष्ट्रपति था और कौन प्रधानमंत्री था। तो क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो क्या कहते हैं डेमोक्रेसी है उसके विफल होने का कारण क्या है आपके पाकिस्तान के अंदर। तो नंबर 1 यहाँ पे बड़े बड़े ज़मींदारों की, पादरियों की, ज़मींदारों की, अभिजात वर्ग की इनकी ही चलती है। यहाँ पे भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष हमेशा होते रहते हैं। मिलिट्री ग्रुप जो है बार बार पाकिस्तान के अंदर एक्टिव कर दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र को सपोर्ट करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल संस्था नहीं है जिसको सपोर्ट करे। और उसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि यूनाइटेड नेशन बस अपने पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे मिलिट्री वेपन्स बेचने का काम करता है। और दूसरी बात यहाँ पे यही है कि इस कंट्री के अंदर जो मिलिट्री रूल है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे भाई जो ग्लोबल इस्लामिक टेरर है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल ज़्यादा ना कर ले या गलत तरीके से ना कर ले, इसलिए ज़्यादातर सैनिक का शासन लागू करा जाता है। फाइनली 2018 के अंदर 22वें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, इमरान खान। ये जनरल इलेक्शन से चुने जाते हैं। ये पहली बार ऐसा जनरल इलेक्शन हुआ जहाँ पे लोगों ने वोट डाला प्रॉपर तरीके से। ये बहुत बड़ी बात थी। नवाज शरीफ के टाइम के बाद आप कह सकते हैं कि इमरान खान को काफ़ी वैल्यू दी गई। इमरान खान जो थे 22वें पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के द्वारा पीएम बनते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इमरान खान भी कुछ समय तक पावर में रहते 2018 तक। अभी टिल 2022 के अंदर यहाँ पे शहबाज शरीफ करके इनका नाम है, ये अभी आपको पाकिस्तान के पीएम दिखाई देंगे। प्रेसिडेंट यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे अरीफ अलवी करके इनका नाम है, जो अभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। क्योंकि नई सीरीज चल रही है तो 2022 और 23 के हिसाब से तो आपको जाना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी ऑफ द पाकिस्तान। क्लियर है? अब कॉन्फ्लिक्ट जान लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट देखो, जब देश आज़ाद हुआ था हमारे भारत का, तो उस समय आपको पता है कि बांग्लादेश और उस टाइम पीरियड पे पंजाब 2 हिस्से तोड़ के बनाए गए थे, इसीलिए वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया और पंजाब का एक हिस्सा तोड़ के हमने इनके साथ ये करा। और फिर आपने मूवी के अंदर तो देखा ही था, गदर 2 भी हारी है। एक नई मूवी ये गदर थी, गदर 2 भी आ रही है, ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा आप लोग। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में, फिर परिणाम में भी हमने देखा था जब पार्टीशन हुआ था तो कितना बुरा हुआ था, है ना। ये हमने फिल्मों में, दोनों फिल्मों के अंदर देख रखा है। तो बहुत लाखों लोग घर से बाहर निकले, बहुत बड़ी क्लीनिंग्स हुई पूरे भारत के अंदर। 2 जगह पे कम्युनल जोन बन गए, पाकिस्तान और मतलब कलकत्ता और लाहौर के अंदर बन गया। एंड देन उसके बाद इसके बारे में सादात हसन मंटो ने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जो एनसीईआरटी के अंदर मैनेज है। और रिफ्यूजी कैंप में लोगों को रहना पड़ा, घर परिवार से छोड़ना पड़ा, वुमेंस का रेप हुआ, ज़बरदस्ती शादी हुई, बच्चों को अपने घरों से छोड़ना पड़ा और ऑनर किलिंग जैसी प्रॉब्लम्स हमने देखी। अब पाकिस्तान से आज़ादी के बाद भी हमारा डिस्प्यूट कश्मीर इशू को लेकर है। कश्मीर इशू में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अक्साई चिन है, सियाचिन ग्लेशियर से आज भी क्या कहते हैं ये वाला पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से मिलिटेंट ग्रुप जो है पाकिस्तान के थ्रू हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश करता है। हमारा इनकी कंट्री के साथ अभी भी डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि 1998 में जैसे ही हमने परमाणु बम जो था पोखरण के अंदर वो करा तो हम न्यूक्लियर शक्ति वाले देश बन गए। तो उसके बाद ही तुरंत क्या कहते हैं चाइना ने इनका सपोर्ट करा और इन्होंने भी क्या कहते हैं तुरंत जो है न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद वाटर डिस्प्यूट भी हमारा इनके साथ है, जैसे कि कुछ पानी का हिस्सा पैदा होता भारत से ही है और पाकिस्तान में जाता है इंडस रिवर के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का पानी जो है वो यहाँ से होता हुआ हमारे नॉर्थ ईस्ट की कंट्री को मिलता है। तो यहाँ पे यही डिस्प्यूट रहता है
ये हम कहते हैं कि अगर आपका पानी हम यहाँ से बंद कर दें तो आपका पूरा पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। और जबकि फिर ये कहता है चाइना मेरा फ्रेंड है, मैं उसको बोल दूंगा तो नॉर्थ ईस्ट की कंट्री के लोग प्यासे मर जाएंगे। तो ये पानी की शेयरिंग को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है। एंड देन उसके बाद शेर खीर करके ये जगह है, ये दलदली प्लेस है। ये दलदली प्लेस है तो हमारा लैंड मास बिल्कुल करेक्ट मैच नहीं होता है कि कितना पाकिस्तान के अंडर में आता है और कितना भारत के अंडर में आता है। तो शेर खीर रन ऑफ कच्छ के अंदर है, यहाँ पे भी डिस्प्यूट इनके साथ बना रहता है। दूसरा डिस्प्यूट यही है कि जो ISI है, जो भारत के अंदर एंटी इंडियन मूवमेंट चलाता रहता है, जैसे कि केरला स्टोरी 2 अगर आपने देखी हो तो केरला स्टोरी जो थी वो इसी पे बेस्ड थी। पाकिस्तान क्या कहते हैं, ट्रबल्स इन सिंध एंड बलूचिस्तान बाय इंडिया, पाकिस्तान ब्लेम्ड। भारत द्वारा सिंध और बलूचिस्तान में परेशानियाँ, ये भारत हमेशा हमारे ऊपर लगाता रहता है। दूसरी बात, पाकिस्तान कहता है कि मतलब हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर मिलिटेंट की हेल्प करता है हमारे देश में आतंकवाद फैलाने के लिए, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था। संबंध सुधारने का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट नहीं सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। हम अच्छे ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम रिलैक्स वीज़ा की बात कर रहे हैं ताकि वहाँ के सेलिब्रिटीज़ भारत में आ सके, काम कर सके, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमने इनके नेशनल लीडर्स के साथ समिट भी करा है। G20 एक पार्ट है, शार्क एक पार्ट है, साफ्ता एक पार्ट है, नेम हमने बनाया इनके साथ मिलके, तो हम कर रहे हैं। हमने ट्रेन और बस की सर्विस भी दोनों कंट्री के बीच में शुरू करी है, जैसे समझौता एक्सप्रेस। हमने दोनों ही कंट्री के प्रोमिनेंट लीडर जो है उनको एक साथ जोड़ के रखने की बात करी है, जैसे कि नुसरत फ़तेह अली खान हैं या बहुत सारे लोग हैं, मैं एक नहीं कह सकता, इमरान खान है, आतिफ असलम है ना, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये संबंध को ठीक करने का तरीका है। सो आई होप आपको पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझ में आया होगा कि क्या रिलेशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, और इस कंट्री के साथ संबंध किस तरीके से ठीक करे जा सकते हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके कर सकते हैं।